गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी में दिलो जान से लगे होंगे। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री के हमने दो टॉपिक क्लियर किया है। पहला टॉपिक था कि मैटर्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया, उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे, वो सारे चीज़ हम अपने आपको क्लियर करवाएं। तो आज जो हम लोग का न्यू टॉपिक है, आज हम लोग जो समझेंगे वो हमारा है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि परमाणु का संख्या क्या है और परमाणु का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चल, देखिए, हमें पढ़ना है क्या? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या है बच्चा? देखो, एटॉमिक का मतलब हम आपने आपको समझाएं कि ये क्या है? परमाणु। परमाणु। नंबर का मतलब क्या होता है? क्रमांक। और मास का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे द्रव्यमान। हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान किसको कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, समझो, हमने अपने पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है, यानी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में टोटल आपको हमने बताया था कि 118 एलिमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट का चर्चा करते हैं? 118 एलिमेंट, जिसमें हम आपको बताए थे कि कुछ होते हैं मेटल, कुछ क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? तो नॉन मेटल होता है। और कुछ जो होता है वो मेटेलॉइड होता है। वो क्या होता है? मेटेलॉइड। इसकी संख्या हमने कहा था कि मेटल की जो संख्या होती है वो 91 होती है, नॉन मेटल की संख्या 20 होता है, और आपका मेटोलेट जो होता है वो कितने होते हैं संख्या में? 7 होते हैं। ठीक है बच्चा, आप अपने क्लास में जाते हो पढ़ने। ठीक है, आप अपने क्लास में जाते हो, अपने स्कूल में पढ़ने जाते हो, तो स्कूल में क्या होता है कि आपके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं। आपके साथ क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं। उन सभी बच्चों का अलग अलग क्या होता है? क्लास होता है। अलग अलग क्या होता है? क्लास होता है। अलग अलग क्लास में उसके अलग अलग रोल नंबर भी होते हैं। ठीक है, उसके क्लास में क्या होते हैं? अलग अलग रोल नंबर होता है। रोल नंबर कैसे निर्धारित किए जाते हैं? तो आप जब शुरुआत में जाते हो, जब क्लास आप जाते हो, तो आपका क्या होता है? एक रैंक निर्धारित किया जाता है, यानी आपका टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट लेने के अनुसार ही आपका क्या हो जाता है? आपको रोल नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी आधार ऐसे ही अगर आप मान कर चलो कि मेटल की जब खोज हुई, तो मेटल को स्थान देने के लिए एक टेबल बनाया गया। एक क्या बनाया गया? टेबल बनाया गया। जिस तरीका से आपको पढ़ने के लिए स्कूल बनाए गए, विद्यालय बनाए गए, उसी तरीका से केमिस्ट्री में इन सारे एलिमेंटों का पढ़ने के लिए एक टेबल बनाया गया। तो यहाँ पर हम लोग टेबल के बारे में नहीं समझेंगे। ठीक है, कि क्या होता है टेबल, इसको कहाँ रखा गया, इसके स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में हम लोग नहीं समझेंगे। हमको मूल मकसद है समझना क्या? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ठीक है, हम लोग पीरियोडिक टेबल को एक अलग करके पढ़ेंगे, सेपरेट करके पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को आसानी से क्या हो जाए? समझ में आ जाए। अभी अगर आपको पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारे चीज़ आपको नहीं पता चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे? पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो, हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि ये जो 118 एलिमेंट है, इस 118 एलिमेंट की धीरे धीरे खोज हुई। ठीक है, इसको सजाने में, इसको एक टेबल में फॉर्म करने में बहुत समय लगे, 200-300 साल लगा इसको बनाने में। ठीक है, लास्ट में आए कौन से? मोजले साहब आए और इसको क्या कर दिए? सजा दिए। इसको क्या कर दिए? सजा दिए। इसको पढ़ने का एक सिलसिलेवार तरीका दे दिए। देखो, केमिस्ट्री जो होता है ये पूरी तरीका से एक्सेप्शन है। क्या है ये? क्या है? एक्सेप्शन है। यहाँ अपवादों से भरा है, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है जो 100% सत्य है। ठीक है, एक्सेप्शन से ये क्या है? भरा पड़ा है, अपवादों से भरा है। ठीक है, देखो, 118 एलिमेंट को हमने तीन भागों में बांटा कि मेटल है, नॉन मेटल है और मेटेलॉइड है। ठीक है,
तो इस मेटल का कुछ ना कुछ क्या दिया गया, रोल नंबर दिया गया, नॉन मेटल को भी रोल नंबर दिए गए और मेटेलॉइड को भी रोल नंबर दिया गया। ठीक है, तो इसको टेबल में किस आधार पर सजाया गया उसके बारे में हमें पढ़ना है। मूल रूप से समझो तो क्रमांक क्या है, क्रमांक क्या है, एक तरह से रोल नंबर है, एक तरह से क्या है, रोल नंबर। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन है, बात हम करते हैं हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को एक नंबर दिया गया, रोल नंबर क्या दिया गया, एक नंबर। हाइड्रोजन के बाद आया बच्चा हीलियम आया, हीलियम को बैठाया गया दूसरे नंबर पर। उसके बाद आया लिथियम, लिथियम को बैठाया गया तीसरे नंबर पर। उसके बाद आया बेरिलियम, बेरिलियम को चौथे नंबर पर। बोरॉन आया, बोरॉन को पांचवें नंबर पर। कार्बन को बैठाया गया छठे नंबर पर। तो इस तरीका से सारे एलिमेंट को क्या दिए गए, रोल नंबर दिया गया कि आपको इसी तरीका से पहचान किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चल, अब होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है बच्चा, आपका रोल नंबर है तो आपके कुछ ना कुछ क्या होंगे, द्रव्यमान होंगे, आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ भार होगा। ठीक है, तो उस एलिमेंट का यानी 118 जो एलिमेंट है आपका केमिस्ट्री में पढ़ना, वो 118 एलिमेंटों में सबके कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, सबका क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो एलिमेंट का जो द्रव्यमान होता है यानी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने कोई एलिमेंट माना, ठीक है, हमको नहीं पता है कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो हमने माना कि एक एलिमेंट क्या है, एक्स है, एक एलिमेंट क्या है, एक्स है। हमें नहीं पता कि एलिमेंट का नाम क्या है। एटॉमिक नंबर को हम लोग हमेशा नीचे की ओर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। एटॉमिक जो नंबर होता है बच्चा उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और एटॉमिक जो मास होता है उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग पैर के पास लिखते हैं और एटॉमिक मास को हम लोग कहाँ लिखते हैं, सर पर लिखते हैं यानी माथे पर लिखते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये एक्स तत्व है, ठीक है, एक्स तत्व को जो एटॉमिक नंबर है इसको आपको मर्जी है, आप जैसे आप सीख सकते हो सीखो। ठीक है, आपका मन है एक्स वाई जेड मानने का, एक्स वाई जेड मान लो, यू भी डब्ल्यू मानना, यू भी डब्ल्यू मान लो। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या हुआ, मीटिंग हुए। ठीक है, सब वैज्ञानिक क्या किया, एक साथ बैठकर मीटिंग किए कि आखिर इसको कुछ किसी न किसी सिंबल के द्वारा दर्शाए जाने चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि कोई किसी देश में कुछ और से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, किसी जगह और किसी से रिलेट कर रहा है। तो इस तरीका से एटॉमिक नंबर जो हुआ, एटॉमिक नंबर को लिखने के लिए एक सिंबल का यूज किया गया। सिंबल क्या, एक अल्फाबेट का यूज किया गया, वो अल्फाबेट हुआ जेड। अल्फाबेट क्या हुए, जेड। यानी जहां आप किसी भी एलिमेंट के नीचे जेड लिखा हुआ देखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे, यानी वो उस वस्तु या उस एलिमेंट का क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, जहां एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को लिखने के लिए उन्होंने ए का यूज किया। किसका यूज किया, ए का। अब इसका कोई मतलब नहीं है कि जेड को क्यों चुना गया या ए को क्यों चुना गया, ये उनकी बातें थी, वहां पर ये क्या बना, मीटिंग हुआ, सबकी सहमति बने तो जेड और ए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट अगर एक्स है तो नीचे क्या रहेगा, जेड, नीचे क्या रहेंगे, जेड, ऊपर क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, ए को क्या बोला गया, एटॉमिक मास बोला गया, और जेड को क्या बोला गया, एटॉमिक नंबर बोला गया। इतनी बात क्लियर है। चल देखो, अब इससे क्या होता है कि आपको हमने बताया कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट के अगर हम बात करें तो उसके क्या होते हैं, नाभिक होते हैं, उसके क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। जैसे हमने माना कि कोई एलिमेंट है, एलिमेंट का ये क्या है, नाभिक है, और हमने बताया था कि एलिमेंट का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कक्षा होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कक्षा होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, इसके कक्षा बना दिया। इसके कक्षा का नाम क्या होता है, के एल एम। इसी तरीका से आप जो लिखना है के एल एम एन, जो भी लिखना है उस तरीका से आप लिखते रहो। ठीक है, हम इधर लिख दे रहे हैं, के है, एल है, एम है, और इसके और भी बढ़ते जाएंगे तो एन ओ पी आप बढ़ते चले जाओ। देखो
इलेक्ट्रॉन जो होता है, आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के जो बाहरी कक्षा में होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जो अपने वृत्तीय अक्ष पर क्या करता है? वृत्तीय अक्ष पर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। आपको नाभिक में हमने बताया था कि नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है बच्चा? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ होते हैं? नाभिक में। और हमने ये भी कहा था कि किसी भी एलिमेंट के एटम का जो भार होता है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो उसके नाभिक में मौजूद होते हैं। बात क्लियर है? क्लियर है। देखो, आपको हमने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है एक्स, ऊपर में क्या हुआ? भार हुआ, और नीचे में क्या हुआ? तो आपका जेड हुआ। ये जेड जो होते हैं, ये जेड दिखाता क्या है? तो पहला तो हुआ कि ये परमाणु क्रमांक दिखाया, एटॉमिक नंबर दिखाया, एटॉमिक नंबर दिखाया। साथ ही साथ ये बच्चा जेड हो जितना होता है वही हमारा प्रोटॉनों की संख्या भी कहलाती है। अच्छा, प्रोटॉन से पहले जानो कि ये यही जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? संख्या होती है। और जितना जेड होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। उतना ही क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। बात क्लियर हुआ? जितना जेड होगा उतना ही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे। और वही क्या होगा? आपका प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ए पर। ए जो होता है हमारा मास होता है। अब यहाँ पर देखो कि नाभिक जो है, किसी भी परमाणु के नाभिक में ही उसका समस्त भार होता है। और नाभिक में मौजूद क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए हुआ वो किसके बराबर हुआ? प्रोटॉन अब प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर हुआ। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर दे तो यही हमारा क्या निकलेगा? परमाणु भार निकलेगा। ये बात क्लियर है? चल देखिए, अब यहाँ एक समस्या आता है। यहाँ हम कुछ की पॉइंट आपको क्लियर करवाते हैं। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर हम किससे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं या प्रोटॉन से डिसाइड करते हैं? देखो, एटॉमिक नंबर हमेशा हम लोग प्रोटॉनों की संख्या से डिसाइड करते हैं। यानी किसी भी नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है, यानी किसी एलिमेंट के नाभिक में जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही उसका क्या होता है? उसके परमाणु क्रमांक होते हैं। यानी कि जैसे आपके स्कूल में जैसा आपका मार्क्स आता है उसके अनुसार आपके रैंक निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ भी जो रैंक निर्धारित किया गया है, यहाँ जो रोल नंबर निर्धारित किया गया है वो प्रोटॉनों की संख्या पर निर्धारित किया गया है। यानी हम लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो हमेशा हमेशा प्रोटॉनों की हमेशा प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित होता है। यहाँ पर कभी भी आपको चलो, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा है? तो प्रोटॉनों की संख्या पर। यानी जितना नाभिक में प्रोटॉन होगा उतना ही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। कभी कभी कह देता है ऑप्शन में कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। अब ऐसा क्यों होता है उसको हम आगे चल के क्लियर करेंगे। ठीक है, उसको हम कहाँ क्लियर करेंगे? आगे। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमेशा हम प्रोटॉनों की संख्या से डिसाइड करते हैं। बात क्लियर हुआ? चल अब इस आधार पर देखो,
अगर हम आपसे पूछें कि जैसे हमें निकालना क्या है, एटॉमिक मास निकालना है। अगर एटॉमिक मास हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं कि ए जो होगा, पहला तो हुआ कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। पहला किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। क्या हम प्रोटॉन के जगह पर हम जेड को लिख सकते हैं? प्रोटॉन के स्थान पर क्या हम जेड को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम यहाँ ए बराबर हम पी के जगह पर क्या लिख देते हैं? जेड लिख देते हैं। यानी जेड प्लस क्या हो गया? एन हो गया। जेड प्लस क्या हुआ? एन हो गया। तो यहाँ से आपको अगर एटॉमिक मास निकालना है तो अगर आपको पता चल जाए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या तो आप निकाल लोगे एटॉमिक मास। आपसे प्रोटॉनों की संख्या दिया रहेगा, ठीक है। आपको अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ दे, ठीक है, क्या देकर? एटॉमिक मास देकर, तो आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए माइनस पी जो होगा, यानी एटॉमिक मास जो होगा और माइनस प्रोटॉनों की जो संख्या होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाएगा। बात क्लियर है? तो इसी तरीका से हम कह सकते हैं कि ए माइनस जेड भी जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? चल, अब इसको देखो, हम इसको कॉपी कर लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम इसको मिटा रहे हैं। देखो, क्या हम इसके जगह पर ए के जगह पर क्या लिखते हैं? ए के जगह पर लिखते हैं द्रव्यमान। ए के जगह पर क्या लिखते हैं? द्रव्यमान। परमाणु भार, अच्छा रहेगा, क्या लिख देते हैं? परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार बराबर क्या हुआ? प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस क्या है बच्चा? न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो हुआ वो हमारा क्या कहलाया? परमाणु भार कहलाया। इसी के जगह पर हम प्रोटॉन के जगह पर और क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन की जगह पर हम जेड भी लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ लिख दो क्या? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन कह दो। क्या कह दो? न्यूट्रॉन। हालांकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पहले बता रहे हैं। फॉर्मूला आपका वास्तव में कौन सा सही है? ये सही है। हम आपको समझाने के लिए ये लिखवा रहे हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट आप क्या कर सको? बना सको, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक प्लस क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पर द्रव्यमान यानी भार माइनस क्या? परमाणु भार माइनस क्या कर सकते हो? प्रोटॉन अगर कर दोगे तो वो हमारा क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकाल लोगे, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? बात क्लियर है? अब इतनी बात तो पता चल गया कि परमाणु क्रमांक कहाँ लिखे जाते हैं और परमाणु भार कहाँ लिखे जाते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब हम कुछ एलिमेंट से बात करते हैं, ठीक है। देखो, हमने कोई एलिमेंट लिया, ठीक है। हम ले लेते हैं पोटेशियम, ठीक है। हम आपको याद भी करवाएंगे कि इसे कैसे याद करना है और कैसे इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार भी याद करना है, ठीक है। देखो, के हमारा क्या है? के पोटेशियम है। क्या है? के पोटेशियम है। पोटेशियम का जो रोल नंबर होता है वो 19 होता है। पोटेशियम का रोल नंबर कितना है? 19 है। इसका जो भार होता है वो कितना होते हैं? 39। पोटेशियम का भार कितना होता है? 39, ठीक। अच्छा, चलो, पोटेशियम आपको नहीं, एक सिंपल सा ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसी का डबल कर दो तो कितना हो गया? 14। इसी का डबल कर दो, क्या हो गया? 14। यानी नाइट्रोजन का जो भार होता है वो 14 होता है। अब हम अगर यहाँ से आपसे पूछें, ठीक है, कि हमें जेड का वैल्यू बता दो कितना होगा। यहीं पर अगर हम पूछें कि प्रोटॉन का वैल्यू कितना होगा, ये बता दो। यहीं पर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये बता दो। हम यहीं पर आपसे बात करें कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये बता दो। यानी इन चारों चीज़ों को हमें पता लगाना है। हमें एक सिंपल सा एलिमेंट दे दिया, एक सिंपल सा क्या दे दिया? एलिमेंट दे दिया कि नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 है और ये क्या है? परमाणु भार है।
तो बच्चा इतनी बात तो इतनी देर में आपको समझ में आया, हमने लगभग आपको 15 मिनट समझाया कि नीचे जो होता है वो हमारा क्या होता है, परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 7 जो होगा ये क्या है, रोल नंबर है। ठीक है। अच्छा, जितना ये परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या पर ही डिपेंड क्या किया है, रोल नंबर डिपेंड किया है। तो जितना है जेड उतना ही क्या होगा, आपका पी भी होगा। अच्छा, जितना पी है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये क्या है, नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। अब इसके क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों लगा रहा है, आपको हमने बताया था क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जितना चार्ज इस पर होता है उतना ही चार्ज इस पर भी होता है। इसी वजह से ये क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। यानी कि जितनी इस पर आवेश है उतना ही आवेश इस पर है, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है वो भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कितना हो गया बच्चा, 7 ही हो गए। यानी 7 हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना होगा, पहले तो ए पता करो, ए कितना हो गया, आपको पता है कि भार हमेशा कहाँ होगा, ऊपर में। भार कहाँ से, ऊपर में। देखो आपको याद कैसे करना है भार को, आपको नहीं याद हो रहा है, मान के चलो याद ही नहीं हुआ, तो भार कैसे याद करोगे। भार हमेशा अपने सर पर लेकर ढोते हो, भार को कहाँ लेकर ढोते हो, सर पर। ठीक है। तो सर पर हमेशा जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, भार। ये माथे पर है जो क्या कहलाया, भार कहलाया। ठीक है, बात क्लियर है। देखो तो ए हमारा कितना हुआ, 14 हुआ। तो हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, तो ए माइनस क्या हो गया, पी हो गया। ई नहीं घटाना है। ठीक है। हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन खचरा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खचरा होता है, ये चक्कर फकर करेगा। इसी वजह से आपको क्या ध्यान में रखना है कि ए माइनस पी होता है। ए की संख्या कितना है, 14। पी की संख्या कितना है, 7। तो कितना हो गया, 7। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी आया, 7 आया। बात क्लियर है। चल अब हम ऐसा आपको दे, आप बना लोगे। चल देखो, देखो हम एक तत्व लिखते हैं, एल्युमिनियम। तत्व क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 13 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, 27 होता है। धीरे धीरे हम आपको बोलते बोलते आपको यूं ही याद करवा देंगे, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको ऐसे ही याद करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लेना। देखो एल्युमिनियम 13, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप ट्राई करो, आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप ट्राई करो। ठीक है, चल कर लिए। चल आगे बढ़ते हैं। देखो हमें क्या पता करना है, जेड पता करना है कितना होगा। जेड हो गया, जेड के बाद आप ए पता करो कितना है, उसके बाद पता करो पी कितना है, ई कितना है, और एन कितना है। ठीक है। जेड कितना हो गया बच्चा, 13। जेड कितना हुआ, 13। ए कितना हुआ, तो 27। ए कितना हुआ, 27 हो गया। पी कितना हुआ, तो आप देखो जितना जेड है उतना ही क्या है, पी है, तो 13 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जितना पी है उतना ही क्या है, ई है, तो पी बराबर क्या हो गया, ई हो गया। यानी जितना पी होगा उतना ही ई होगा। ये कब तक होगा आपको आगे बताएंगे। ठीक है। एन कितना होगा, 27 में से 13 घटाओ, 27 में से क्या करो, 13 घटाओ। तो 27 में से 13 घटाओगे क्या हो गया, 14। तो ये हमारा क्या आ गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बहुत आसान है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना क्या है, ऊपर माइनस नीचे कर दो, ऊपर माइनस नीचे कर दो, यानी भार माइनस क्या कर दो, रोल नंबर कर दो। बात क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसी तरीका से आपको पूछे जाएंगे बच्चा, कोई भी एलिमेंट दे देगा, उसका परमाणु भार दे देगा या न्यूट्रॉनों की संख्या दे देगा। इस तरीका से कुछ भी अब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो अगर हम बात करें कि कोई तत्व है एक्स, ठीक है, इस तत्व का परमाणु दे देगा कि इस तत्व के जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 12 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12 है।
इसका दे देगा कि जेड जो है आपका 24 है। जेड कितना है? 24 है। ठीक है, जेड नहीं, ए आपका कितना है? 24 है। ठीक है, तो पूछ देगा कि ये तत्व कौन सा है, ये तत्व का नाम क्या है, ये तत्व का नाम क्या है। तो इस तरीका से ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यह बन जाएगा। देखो समझो, हमें ए से कोई मतलब नहीं है, ए से हमें कोई मतलब नहीं है, ए दिया रहे या नहीं दिया रहे उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें पता है कि जितने नंबर पर आएगा, यानी जितना उसका रोल नंबर होगा वही उसका क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, तो 12 यानी पी अगर 12 है तो हम कह सकते हैं कि जितना पी होगा उतना ही आपका जेड भी होगा, जितना पी होगा उतना ही आपका क्या होगा, जेड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो होगा वो 12 होगा। कौन होगा? 12। यानी 12वें नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है? तो बच्चा 12वें नंबर पर आता है मैग्नीशियम। 12 नंबर पर कौन सा तत्व आता है? मैग्नीशियम आता है। ये बात क्लियर है? चल, तो इस तरीका से अभी आपको नहीं पता चलेंगे क्योंकि अभी आप एलिमेंट के बारे में जाना ही नहीं है। चल, अब देखो, इस एलिमेंट के हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम आपसे कहें कि 1H1, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को हमने लिखा 1H1, 1H2 और 1H3 हमने लिखा। ठीक है, चल देखो, अब हम कहें इसमें से कि हमें ये बता दो कि ये वन जो है, वन है क्या? तो आप कहोगे कि वन क्या है? जेड है। वन क्या है? जेड है। यहाँ भी वन क्या है? जेड है। यहाँ भी वन क्या है? जेड है। तो हम कह सकते हैं कि जेड जो है वो वन के बराबर है, यानी तीनों का जेड क्या है? बराबर है। ठीक है, देखो, अगर तीनों का जेड बराबर है तो इस जेड को हमने कहा क्या है? इस जेड को हमने क्या कहा है? परमाणु संख्या कहा है। परमाणु संख्या क्या है? ठीक है, अब इन तीनों का परमाणु संख्या क्या है? समान है। परमाणु संख्या क्या है? समान है। देखो, परमाणु संख्या अगर समान हो गया, परमाणु संख्या अगर क्या हो जाए? समान हो जाए। समान कहने का मतलब इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, समान हो गया तो समान को हम लोग बोलते हैं आइसो। समान को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो। ठीक है, और स्थान जो है, स्थान को यहाँ पर हम बोल देते हैं बार। स्थान को क्या बोलते हैं? आइसो बार। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, आइसो बार। और आइसो बार का जो हिंदी होता है बच्चा वो होता है सम, यानी आइसो का मतलब सम और बार का मतलब हुआ स्थान, यानी सम स्थानिक। यानी कि वैसे एलिमेंट जिनका रोल नंबर सेम हो, रोल नंबर क्या हो? सेम हो, तो वैसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? सम स्थानिक बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, आपको सम स्थानिक दिया हुआ रहेगा तो आप तो पहचान जाओगे। सम स्थानिक जो दिया रहेगा आप क्या करोगे? पहचान जाओगे। ठीक है बच्चा, देखो, आइसो बार नहीं, आइसोटोप्स कहते हैं इसको, माफ करना। ठीक है, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसो बार नहीं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, हमसे टंग स्लिप हो गए, माफ करना। इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। देखो, आइसो जो टोप्स होता है, आइसोटोप से ये क्या होता है? सम स्थानिक कहलाता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, याद करना सिंपल है। एक बात बता, आप किसी भी चीज में टॉप कहाँ से करते हो? नीचे से या ऊपर से? तो आप कहोगे नीचे से टॉप किया जाता है। यानी कि टॉप जो हमेशा होता है हम लोग करते हैं नीचे से। कहाँ से करते हैं? नीचे से। तो
टॉप हम लोग कहाँ से करेंगे, नीचे से, और नीचे में क्या होता है बच्चा, स्थानिक होता है। नीचे में क्या होता है, रोल नंबर, यानी रोल नंबर जिसका समान है, यानी परमाणु क्रमांक जिसका समान है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। बात क्लियर है। अब हमको लगता है कि आपको ये आइसोटॉप्स के बारे में समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये क्या है, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के और सारे एग्जाम्पल है, देखो जैसे आपका क्लोरीन होता है, आइसोटॉप्स हम यहाँ लिखें, जैसे एक क्लोरीन होता है। अच्छा, इसके नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है। इसका नाम जो होता है ड्यूटेरियम नाम होता है, ड्यूटेरियम। और इसका जो नाम होता है ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम। इसका नाम क्या होता है, ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। 1H1 प्रोटियम कहलाया, 1H2 ड्यूटेरियम कहलाया, और 1H3 टाइटेरियम कहलाया। कोई दिक्कत इस समय है, नहीं है। चल, अब ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, आप देखो पट भर तुरंत आप दे दोगे उत्तर, आप तुरंत दे दोगे कि ये आइसोटॉप्स है या नहीं है, आइसोटॉप्स है या नहीं है। देखो अगर हम बात करें कि क्लोरीन, क्लोरीन 17, 17, 35, क्लोरीन 17, 37, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन जो है आपका 37, क्या ये आइसोटोप्स है या नहीं है, क्या ये आइसोटोप्स है या नहीं है। तो आप देखो नीचे वाला दोनों का क्या है, समान है, नीचे वाला दोनों का क्या है, समान है, दोनों समान है, इसका मतलब ये क्या कहलाया, आइसोटोप्स कहलाया। क्या कहलाया, आइसोटोप्स कहलाया। और आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है बच्चा, सम स्थानिक, यानी कि इनका जो स्थान है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, समान है। पीरियोडिक टेबल में इनका जो स्थान दिया गया है वो स्थान क्या है, समान है। बात क्लियर है। चल, इसी तरीका से एक और अगर हम बात करें, यूरेनियम, यूरेनियम 92 होता है, ठीक है। और एक होता है यूरेनियम 92, 235 और 238, ठीक है। अब बता दो जरा, क्या ये आइसोटोप्स है या नहीं है, आइसोटोप्स है तो है, क्योंकि दोनों का रोल नंबर क्या है, सेम है, और रोल नंबर सेम है बच्चा, तो क्या हुआ, आइसोटोप्स आया। बात क्लियर है। चल, तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि आइसोटोप्स हम कहते किसको हैं और उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। नीचे वाला समान हुआ तो आइसोटोप्स कहलाया। बात क्लियर है। चल, तो आइसोटोप्स आपने पढ़ लिया। चल, इसी तरीका से हम आपको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझना है, ऐसे रटना नहीं है कि आइसोटोप्स किसको कहते हैं, पहले लिखेंगे उसके बाद समझे, पहले समझो। पहले क्या करना है, समझो, किसी भी चीज़ को समझो पहले, उसके बाद क्या करो, नोट करो। नोट हम नहीं करवाएंगे बच्चा, ठीक है, आप खुद नोट करो, खुद दिमाग लगाओ। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आपका केमिस्ट्री मजबूत नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर है। चल, देखो अगर हम बात करें, देखो हमने आपको कहा कि जैसे एक एलिमेंट है आर्गन, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु भार 40 है। इसी तरीका से एक होता है आपका कैल्शियम, एक होता है कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और इसका भार क्या है, 40 है। भार क्या है, 40 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो एक एलिमेंट है आर्गन जिसका रोल नंबर 18 है, और एक एलिमेंट है कैल्शियम जिसका रोल नंबर 20 है। लेकिन देखो कि दोनों के जो सर पर है वो क्या है, दोनों सेम है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं यानी परमाणु भार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं बच्चा, ठीक है। तो दोनों का परमाणु भार क्या है, समान है। दोनों एलिमेंट का परमाणु भार क्या है, समान है। अगर किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार अगर समान हुआ, क्या समान हुआ, परमाणु भार समान हुआ, तो भार से याद रखना हम उसको बोलते हैं, बस रिलेट कर रहे हैं बार, भार और बार, भार बार, ठीक है। या आप मैथ में पढ़े होंगे कि जैसे बारंबारता वाले बार का चिन्ह पढ़े हैं, रेकरिंग वाली चीज पढ़े हैं, जैसे 2 3 2 3 2 3 लिखा हुआ रहता है ऐसे,
तो इसको आप क्या कर लेते हो, 0.23 के ऊपर क्या लगा देते हो, बार लगा देते हो। ये क्या है, बार, बार का मतलब भार है, बार का मतलब क्या है, भार। यहाँ तो बारंबारता दिखा रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है, बारंबारता, यानी बार बार आ रहा है, ये चीज रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ बार का मतलब क्या है, कि भार है, बार का मतलब क्या है, भार है। तो देखो, भार हमेशा हम लोग कहाँ लेकर चलते हैं, सर पर लेकर चलते हैं, भार को कहाँ लेकर चलते हैं, सर पर। तो देखो, भार अगर समान है तो समान को हम लोग क्या बोले, समान को हम लोग बोलते हैं आइसो, समान को क्या बोलते हैं, आइसो। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, आइसो, और बार का मतलब क्या हुआ, भार। तो देखो, आइसो का मतलब हुआ समान और बार का मतलब हुआ भार, दोनों को जोड़ो तो क्या हो गया, यहाँ हुआ आइसोबार, यहाँ क्या हुआ, आइसोबार, यानी कि भार समान, क्या हुआ, भार समान, ठीक है। और भार जिसका समान होता है बच्चा, उसे केमिस्ट्री के टर्म में हम कहते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक। समान से निकला है सम, समान से निकला है सम, और भार को बनाया गया है भारिक, भार को बनाया गया है भारिक, दोनों को जोड़े तो क्या बना, समभारिक। क्या बना बच्चा, समभारिक। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो समभारिक किसे कहते हैं, जिसमें जिस एलिमेंट का, ऐसे दो एलिमेंट या ऐसे दो से अधिक एलिमेंट जिनका परमाणु भार बराबर हो, उसे हम कहते हैं आइसो बार। बात क्लियर है। आइसो बार को हमेशा आपको हिंदी में लिखा हुआ आएगा आइसो बार, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी मिलाकर जो आप बनाए हो, जो ये क्या करते हो, व्हाट्सएप पर जो चैटिंग करते हो, हमको यू, हमको वी थोड़े लिखते हो, आप क्या लिख देते हो, HUM, हम, यही कर देते हो। ये इंग्लिश हुआ, क्या हुआ, इंग्लिश हुआ। तो इंग्लिश में ही इसको क्या लिखा रहेगा, आइसो बार, ये वाले टर्म लिखा रहेगा, ठीक है, कि आइसो बार किसे कहते हैं। तो जिनका क्या हो, जिनका परमाणु क्रमांक अलग हो, क्या हो, परमाणु क्रमांक अलग हो किंतु परमाणु भार क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं, यानी आइसो बार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम 2 पॉइंट आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट तो नहीं किए होंगे, लेकिन कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा बैक जाकर आप वीडियो को क्या कर लेना, स्टॉप करके कर लेना। देखो, पहला पॉइंट कि हमने पढ़ाया आइसो, आइसोटोप। आइसोटोप किसको कहते हैं, जिसका क्या हो, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान, और परमाणु क्या हो, परमाणु भार अलग हो, परमाणु भार अलग हो। यानी परमाणु क्रमांक अगर समान है और परमाणु भार अलग अलग है तो उसको हम लोग आइसोटोप बोलेंगे। और यहाँ से हम बात करें अगर आइसोबार की, आइसो बार की अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, परमाणु क्रमांक अलग होगा, क्या होगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु क्रमांक अलग अलग, किंतु परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार समान होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बार बोलते हैं। ये बात क्लियर है। चल, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, चल, अब हम बढ़ते हैं थोड़ी सी, और हम इसके 2 पॉइंट क्लियर करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये बता दो, हम जो एलिमेंट आपको दे रहे हैं वो बताना है कि आइसो बार है या आइसो, आइसो बार है या आइसोटोप है, ठीक है। चलो, आपका है क्लोरीन 17, क्लोरीन 17, 1740 है आपका, और एक है सल्फर 1640। बता दो तो जरा कौन सा है, ये एलिमेंट में दोनों में कैसे संबंध है, आइसो बार है या आइसोटोप है, बोलो बोलो। आइसोटोप कौन कह रहा है जी, गधा, आइसोटोप नहीं है, ये क्या है, आइसो बार है। बार का मतलब भार है, बार का मतलब भार, और भार समान है उसको क्या बोलते हैं, आइसो बार बोलते हैं, आइसोटोप कहता है। इतना समझाने के बाद भी चल आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहे हैं बच्चा।
ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब वो पॉइंट समझो, इलेक्ट्रॉन को निकालने से पहले आपको समझना होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती रहती है। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी कक्षा में क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, और चक्कर लगाने की वजह से उसके भार को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो देखो एक होता है बच्चा एलिमेंट होता है, एक हुआ परमाणु, ठीक है, एक क्या हुआ परमाणु, एक होता है परमाणु आयन, परमाणु आयन होता है, एक होता है परमाणु और एक होता है परमाणु आयन। परमाणु के बारे में आप भली भांति समझ गए, ठीक है, कि छोटा से छोटा जो कण होता है वो परमाणु कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, परमाणु है। नाइट्रोजन की बात करें परमाणु है। गोल्ड की बात करें परमाणु है, ठीक है, गोल्ड की बात करें परमाणु है। ये सारे क्या है, परमाणु है, ठीक। देखो हम आते हैं दो एलिमेंट लेकर चलते हैं। अब आए परमाणु आयन। सबसे पहले समझो कि आयन किसको कहते हैं, सबसे पहले समझना है कि आयन कहते किसको है, ठीक है। देखो बच्चा, जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण कर ले, ये आयन की अगर हम बात करें तो त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किया गया एलिमेंट, ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। बात अगर हम करें, देखो दुनिया में जितने सारे चीज़ हैं, ठीक है, अस्टेबल होना चाहता है। दुनिया में जितने सारे चीज़ हैं वो सारे अस्टेबल होने चाहते हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। निर्जीव भी चाहता है कि हम अस्टेबल ही रहें। एक बॉल अगर कहीं आपके घर में पड़ा है तो वो चाहता है कि हम पड़ा ही रहें, ठीक है। आप हो तो आप भी चाह रहे हो कि अस्टेबल हो, हम भी चाह रहे हैं कि अस्टेबल हो, ठीक है। आप हम सब क्या चाह रहे हैं, अस्टेबल होने के लिए। उसी तरीका से तत्व भी चाहता है कि हम अस्टेबल होकर चलें। हम क्या होकर चलें, अस्टेबल। तो अस्टेबल होने के लिए इन लोगों में एक नियम बनाया गया, एक रूल बना है, अष्टक नियम। कौन सा नियम, अष्टक नियम। अष्टक नियम कहता है कि इसके बाहरी कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर इसको किसी भी तरीका से किसी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, कितने इलेक्ट्रॉन बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन अगर बन जाता है तो वो अस्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। देखो जैसे अभी आपको पूरी तरीका समझ में नहीं आएगा, फिर भी समझने का प्रयास करना। हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, बात करते हैं नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन का क्या हुआ, परम नाभिक हुआ। नाइट्रोजन के जो पहले कक्षा है आपको हम बताए थे, एक बोरवरी का सिद्धांत बताए थे। बोरवरी का सिद्धांत हमने बताया था कि 2n² होता है। क्या होता है, 2n²। उसमें उसके क्या होते हैं, n जो होता है वो कक्षा की संख्या होता है, और इसमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निर्धारित किए जाते हैं वो 2n² से किया जाता है। तो देखो नाइट्रोजन जो है उसके लिए हमने बनाया, दो गो सेल बनाया, ठीक है। इसको पहले में अगर पहली कक्षा की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में अगर बात करें तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 7 को अगर करें तो पहले में 2 भरो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, ठीक है। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यह भी हो गया कितना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बच्चा देखो ये दूसरे वाले जो कक्षा था इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अगर इसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या करेगा, अस्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर स्टेबल होने के लिए अष्टक नियम फॉलो करना पड़ता है, अष्टक नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो अष्टक नियम फॉलो करने के लिए कोई एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कोई क्या करेगा, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। जैसे देखो हम ले लेते हैं आपका सोडियम,
सोडियम 11 होता है, 11 होता है ये प्लस, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें कितने हैं 8, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, अब इसको क्या बचा, एक एक बचा, अब इसको एक बचा, अब ये एक लेकर भटक रहा है बच्चा। क्लोरीन में वो नाइट्रोजन जो था वो 5 लेकर भटक रहा था और ये एक लेकर भटक रहा है। वो चाह रहा है कि हमको क्या हो जाए, या तो कोई हमसे ले ले या तो कोई हमें दे दे। लेकिन जरा सोचो, तुम्हें अगर किसी के पास 1 रुपया है और किसी के पास 5 रुपए है, तो 1 रुपए वाले को देना आसान होगा या 5 रुपए जिसके पास है वो दे दे उसके लिए आसान होगा। तो बच्चा कहोगे कि 1 रुपया जिसका है उसको देना आसान है, लेकिन 5 रुपए वाला देना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि हमें क्या हो जाए, मिल जाए, लेकिन ये चाहेगा कि हम दे दें, हम क्या कर दें, दे दें, हम क्या कर दें, दे दें। तो ये चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्टेबल, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया दान में दिया, तो इसके ये वाला जो सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अस्टेबल हो गया। उसको अगर 3 गो मिल गया तो वो अस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ आयन का मतलब है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन को त्याग किया गया है या इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। फिलहाल के लिए इतनी बात समझ में आया या नहीं है। आयन के बारे में आगे और भी चर्चाएं होंगी, ठीक है, फिलहाल हमें यही समझाना था, ठीक है। देखो, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो उस पर बच्चा निगेटिव चार्ज होगा, उस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो उस पर माइनस चार्ज लगेगा, ठीक है। जैसे कोई एलिमेंट है, ठीक है, और इस एलिमेंट पर हमने माइनस लगाया, क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट है एक से और इस पर प्लस चार्ज है, इस पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो -2 कर देते, या 2 को क्या लगा देते, माइनस लगा देते, 2 को माइनस, तो इससे अच्छा है क्या लगा देते हैं, -2। इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, अगर ये 2 दान करता तो +2 कर देते। तो ये बात समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन त्याग करना वो क्या कहलाता है, आयन, ठीक है। यहाँ पर देखो जो ऊपर में जो चार्ज बना, ऊपर में जो चार्ज बना यही जो है हमारा क्या कहलाया बच्चा, आयन कहलाया। ये क्या कहलाया, आयन। ये क्या कहलाया, आयन। बात क्लियर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो प्लस चार्ज बनाएगा, प्लस आयन बनाएगा, और ग्रहण किया है जो कैसा बनाएगा, माइनस का आयन बनाएगा। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब समझते हैं, देखो अगर सीधा सीधा लिखा रहे, जैसे नाइट्रोजन सीधा है तो ये परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है। और ऐसे अगर लिखा हुआ है रहे नाइट्रोजन पर माइनस अगर लगा रहे तो वो क्या है बच्चा, तो परमाणु आयन है, वो क्या है, परमाणु आयन है। तो इतनी बात तो अब क्लियर हो गई कि परमाणु और परमाणु आयन में क्या अंतर होता है। बात क्लियर है। चल, अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं, सीखने हैं फिर से। देखो, हम कोई तत्व लिए, ठीक है, जैसे हमने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम 11 होता है, उसका परमाणु भार 23 होता है, तो सोडियम 23 हो गया। अब यहाँ पर आपको बार बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बार बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए फिलहाल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये सोडियम 11 और 23 है, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम जो है आपको बनाना क्या है, सोडियम 11 है, इस पर +1 है, ठीक है, और एक केवल सोडियम है 11, ठीक है, तो इसको बनाना है, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है समझो। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जेड निकालना है, ए निकालना है, पी निकालना है, ई निकालना है और एन निकालना है। यही चीज यहाँ भी निकालने हैं, जेड, ए, पी, ई और एन निकालना है, ठीक है। ये चीज आपको निकालना है। देखो, इसको निकालना तो आसान है, ये तो पहले भी हम आपको समझाए कि 11 है और ये क्या है, तो 23 हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया। देखो जेड कितना,
11, जेड हो गया 11, ए कितना हो गया 23 हो गया। जितना जेड उतना ही पी, जितना पी है उतना ही ई बी होगा, और ऊपर में से नीचे घटा दो तो क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया। बात क्लियर है। यहाँ पर देखो जेड कितना होगा 11, ए कितना होगा 23 है तो 23 ही रहेगा, पी कितना होगा, जितना जेड है उतना ही पी होगा, एन कितना होगा, ऊपर में से नीचे घटा दो, यानी 23 में से 11 घटा दो कितना हो जाएगा, तो 12। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं था बच्चा, अभी तक में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब खेला होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं किया गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया है, त्याग किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्याग हुए, एक इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ, तो यहाँ पर पहले होना चाहिए था 11, पहले कितना होना चाहिए था 11, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसके घट गए होंगे। आप अपने पॉकेट से 1 रुपये निकाल कर किसी को दे दोगे तो आपका 1 रुपये कमेगा या नहीं कमेगा, कम जाएगा। तो यहाँ से इसने जैसे ही 1 रुपये कम दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच गई, 10 बच गई। तो ये होता है बच्चा क्या, आयन के लिए इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं आवारा कण। क्या बोलते हैं, आवारा कण। ये कभी भाग जाएगा, कभी आ जाएगा। इसी वजह से इससे क्या होते हैं, इससे कभी भी परमाणु क्रमांक नहीं निकाले जाते हैं। बात क्लियर हुआ। देखो प्रोटॉन कहीं भी रखो वो फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बदल रहा, इसका मतलब है कि रोल नंबर निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है। तुम ही जरा सोचो ना, तुम बार बार स्कूल बदलते रहोगे तो तुम्हारा कौन रजिस्टर पर रोल नंबर चढ़ा के रखेगा, नहीं रखेगा। जहां जाओगे वहां तुम्हारा रोल नंबर बदलता रहेगा, तुम्हें खुद याद नहीं रहेंगे कि हम कौन से रोल नंबर हम याद रखें। इस तरीका से बात क्लियर है। चलो, अब आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा। चलो एक चीज और हमें बनाकर दिखा दो, ठीक है। हम आपको दे देते हैं, जैसे एक होता है मैग्नीशियम, एक क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 24, ठीक है। और एक है आपका, इसी का आपको निकालना है, मैग्नीशियम का हमने बता दिया कि मैग्नीशियम 12 और 24 होता है। और एक हम बता दे रहे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो होता है, या ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन 8 16, ठीक है। ऑक्सीजन का स्थान कितना होता है 8, उसके परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अब हमें बता दो मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम में बता दो, और एक हमें बता दो मैग्नीशियम प्लस 2 बता दो, प्लस क्या बता दो, 2 बता दो, ठीक है। और एक हमें बता दो क्या, ऑक्सीजन में बता दो हमें ऑक्सीजन का, ठीक है। और एक बता दो ऑक्सीजन -2 का बता दो, ठीक है। इसमें आपको सारे चीज़ बताने हैं कि इसका परमाणु भार कितना है, परमाणु संख्या कितना है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है। हम यहाँ पर केवल आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाएंगे, आप बच्चा खुद इसको निकालने का प्रयास करना। देखो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो ये 12 है, और ये क्या है 24 है। यहाँ कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं है, इस वजह से जितना नीचे लिखा हुआ है वही हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बात क्लियर है। यहाँ अगर बात करें तो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर +2 है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 12 थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हुआ है, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 12 - 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हुए। बात क्लियर है। यहाँ अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में देखो, जितना ऑक्सीजन 8 और 16 है, इसका मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हुआ। और वहाँ अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन -2 दिखा रहा है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, और ग्रहण करके स्टेबल हुआ है, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हुआ 6 प्लस क्या हो जाएंगे, पहले कितना था, पहले इसमें 8 था, तो 8 प्लस कितना हो गया 2 हो गया, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हुए। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आई होप कि आपको आयन निकालना भी आ गया होगा, आयन से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। अब इसी में हम देखो, अब इसी में हम समझा देते हैं आपको।
इसी में हम आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम +2 है और ऑक्सीजन -2 है या नहीं है। यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। दोनों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। अगर दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान हो जाए तो उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता क्या है, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हुआ, आइसो का मतलब क्या होता है बच्चा, सम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, जिनका यानी जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है उसे हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इतनी बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर है। तो आपको बताया गया कि सम इलेक्ट्रॉनिक कहते किसे हैं। चल इसी तरीका से हम बात करें, इसी तरीका से अगर हम बात करें एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम होता है आपका 13, इसने +3 किया, ठीक है। और एक हमने दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 7 और इसको हमने दिया -3, इसको हमने क्या दिया, -3 दिया। देखो अगर हम इसमें बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे 13 माइनस क्या हो गया 3, 10 हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 7 होना चाहिए था, लेकिन 3 उधार लिया है, इसका मतलब 7 + 3 कितना हो गया बच्चा, 10 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का +3 आयन और नाइट्रोजन का -3 आयन, ये दोनों आपस में क्या क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। बात क्लियर है। चल तो ये बात आपका क्लियर हुआ। अब एक लास्ट पॉइंट और पढ़ता जाओ बच्चा, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें इसमें किसी भी तरीका से आपको समस्या है तो बोल सकते हैं, नहीं है। चलो अब कुछ तत्व हम ऐसे लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अंतर करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या करना होगा, अंतर करना होगा। जैसे हमने एक तत्व लिया C614, क्या लिया हमने, C614, और दूसरा हमने लिया N715, ठीक है, N715। देखो अब समझो, क्या दोनों के रोल नंबर समान है, नहीं है, दोनों का रोल नंबर समान नहीं है। तो क्या ये आइसो टॉप्स होंगे, नहीं होंगे। क्या इन दोनों के सर पर भार जो है बराबर है, नहीं है। तो इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते, आइसो बार नहीं बोल सकते। अच्छा इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन समान है, नहीं है। तो समान है क्या बच्चा, देखो समान है न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकालते कैसे हैं, तो 14 - 6 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है 8 है। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 15 - 7 8। तो देखो कि दोनों का न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। दोनों का क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। और जिसका न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं, आइसोटोन। और हिंदी में बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं इसको, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ बच्चा, जिसके जिसमें ऐसे दो एलिमेंट जिनका क्या हो, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं, ठीक है, या सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। बात क्लियर है। चल एक ऐसा ही एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो जाए। आपको है
इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो 1H3 1H3 2He4, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हीलियम, यानी हीलियम और हाइड्रोजन में क्या ये देखो तो आइसोटोन है। तो यहाँ देखो 3 माइनस 1 क्या है 2, यानी यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है 2। जब समझ जाओ कि ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग है तो इसका मतलब वो न्यूट्रॉन ही है। उसमें क्या पूछा गया, न्यूट्रॉन पूछा गया। यहाँ पर देखो 4 में से 2 गया तो यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तत्व है कैसे तत्व है, आइसोटोन है। कैसे तत्व है, आइसोटोन है। अगला है बच्चा, अगर हम बात करें फास्फोरस को, ठीक है। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस 15 होते हैं, 15 31, और एक होता है सल्फर, सल्फर 16 है और 32 है। देखो तो क्या ये आइसोटोन है, क्या ये आइसोटोन है। ऊपर नीचे देखो दोनों का बराबर नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये आइसोटोन है। क्या देखो तो 31 में से 15 गया कितना बचा 16, 32 में से 16 गया कितना बचा 16, यानी दोनों का 16 समान है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये क्या है, आइसोटोन है। टोन से याद करो इलेक्ट्रॉन, टोन से याद करो इलेक्ट्रॉन, टोन से याद करना इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है। तो अब हम फटाक से आपको हम बात क्लियर करवा देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, हमने क्या समझा। पहला हमने समझा कि आइसोटोप किसे कहते हैं, दूसरा हमने समझा आइसो बार किसे कहते हैं, तीसरा हमने समझा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और चौथा हमने पढ़ा आइसोटोन। आइसोटोप क्या है बच्चा, जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो वो क्या है, आइसोटोप है। बाकी बराबर हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एग्जाम देखो क्वेश्चन जो आपका बुक में दिया गया, बुक का लैंग्वेज छोड़ो, उसमें क्या लिखा है कि परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए, परमाणु भार अलग अलग। हम केवल याद रखेंगे परमाणु क्रमांक बराबर होना चाहिए, ठीक है। आइसोबार में जिसका परमाणु भार बराबर होना चाहिए वो क्या होगा, आइसो बार होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। और जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाए उसे क्या कहलाएगा, आइसोटोन कहलाएगा। तो आई होप कि आज के लेक्चर आपको समझ में आए होंगे कि परमाणु आयन और परमाणु इन दोनों में क्या फर्क है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन और आइसोटोन कैसे पहचानते हैं, ये सारे चीज हमने सिखलाया। तो आप इस क्लास को बार बार रिवीजन करके देखिए, ठीक है, और मन लगाकर बच्चा पढ़िए। केमिस्ट्री की गारंटी है कि आपकी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत पर ध्यान दें और पढ़ाई पर भी साथ से लगे रहें, ठीक है। जय हिंद।